माय नेम इज़ बबलू ग्रारी। इस CI4 में कैड ऐप के सीरीज का चौथा वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हम लोग अपने इनपुट फील्ड से वैल्यू को अपने डेटाबेस में कैसे स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ फोल्डर या फाइल्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने अपने टेबल को क्रिएट किया है। तो मैं अपने PHP माई एडमिन को ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो ये हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो रहा है। तो ओके, तो हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो गया है। तो इसमें मैंने एक प्रोडक्ट एट 123 नाम का एक डेटाबेस बनाया है। तो हम लोग इस डेटाबेस के अंदर चलते हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल बनाया है प्रोडक्ट नाम का, और इस टेबल का मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल सा इस टेबल इतने डमी कॉलम। सर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन डमी कॉलम्स को इन डमी डेटा को मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। देन उसके बाद फिर अच्छे से समझ में आएगा। वन सेकेंड। तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और मुझे यस कर देता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए हमारा जो टेबल है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो इसमें मैंने एक सिंपल सा एक आईडी बनाया है, और जो हमारा प्रोडक्ट नेम हमारा जो फील्ड है, इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट नेम कॉलम बनाया है, एक प्रोडक्ट कोड कॉलम बनाया है, एक प्राइस के लिए कॉलम बनाया है, कैटेगरी के लिए बनाया है, डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया है, स्टेटस के लिए क्रिएटेड ऐड के लिए, अपडेटेड ऐड एंड डिलीटेड ऐड। ये हमारा तीनों कॉलम इसलिए हैं कि जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें एक वैल्यू इंसर्ट होगी। मीन से जिस दिन ये रिकॉर्ड सबमिट होगा उस दिन का डेट और टाइम, ये सारा कुछ इस कॉलम में स्टोर होगा। और अपडेट वाले में अपडेट, जब हम इसको अपडेट करेंगे, और डिलीट वाले में जब हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो क्योंकि CI4 जो हमारा इस सॉफ्टवेयर डिलीट को भी सपोर्ट करता है। तो एक बार मैं ऐसे स्ट्रक्चर आपको लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने इंट को ID 32 दे दिया है, फिर प्रोडक्ट नेम को varchar 48 कर दिया है, इसको varchar 10 दे दिया है, इसको डेसिमल, ये आप लोग तो जानते होंगे इसको। और ID को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट में हम लोग अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो इसके लिए मैं अपने ऐप फोल्डर में जाता हूँ, उसके अंदर कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे हमको एक डेटाबेस नाम का एक फाइल मिलता है। हम उस अपने डेटाबेस नाम की फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए हम लोग अपना जो है डेटाबेस का नाम, उसको हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा क्या रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम PHP में एडिंग करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है, एंड पासवर्ड कुछ नहीं रहता, नल से छोड़ देंगे। और डेटाबेस का नाम है हमारा और इसके बाद हम लोग अपने एक फाइल में और जाएंगे, जहाँ पे हम लोग इसके लिए अभी राउट्स इसके लिए मैं बाद में मैं आप लोग को इसके लिए बता देता हूँ। तो मैं इस राउट्स में जाता हूँ, और इसके लिए हम लोग एक राउट क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक क्रिएट फॉर्म को शो करवाने के लिए एक राउट बनाया था, तो इसके लिए होगा पोस्ट, बिकॉज जो हमारा फार्म होता है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेथड फॉर्म का, हम लोग ओपन फॉर्म यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेथड पोस्ट ही हो जाता है। तो इसमें मैं लिखूँगा सेव, और कौन से कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट डबल कॉलन एंड इसका मेथड सेव। ओके, तो हम लोग चलिए, और इसके बाद में हम लोग मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने बेसिक वर्क को चेंज कर सकते हैं।
तो हम लोग अपने बेस यूआरएल को देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं इस कॉन्फ़िग के अंदर ही अपने app.php में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए ये हमारा बेस कंट्रोलर ये डिफाइन है एक डमी बेस कंट्रोलर। तो इस मैं अपने यहाँ प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये हमारा दूसरा प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन हो गया, तो मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। हमारा यहाँ से मैं अपने बेस यूआरएल को ले लूँगा प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इतना, और फिर इसको ले जाके यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा बेस कंट्रोलर हो जाएगा। और मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा और बता माई एडमिन के बारे में देख लिए कि हम लोग डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट किए हैं, उसमें कौन कौन से फील्ड हैं, सॉरी टेबल में कौन कौन से फील्ड है, सारा कुछ। तो अब हम लोग सीधे अपने कंट्रोलर पे जाते हैं, जहाँ सेव कंट्रोलर में अपने सेव मेथड के अंदर हम लोग जाते हैं। तो ये कंट्रोलर मैंने ही बनाया है इस सेव मेथड। हाँ, तो मैं आप लोग को अभी क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो MVC पैटर्न पे फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अब इसमें हमको तो हमको इनपुट फॉर्म से डेटा लेके डेटा टेबल में स्टोर करवाना है। तो इसमें हमारा मॉडल्स का भी यूज होगा। तो मैं अपने अब सबसे पहले मैं मॉडल्स देखिए हम लोग अपने मॉडल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस मॉडल्स फोल्डर के अंदर। तो मैंने इस मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाया है प्रोडक्ट model.php नाम का, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन है ऐप मॉडल्स, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर मॉडल, ठीक है, उसके नेम स्पेस को यूज किया गया है। क्लास, इसको मैंने एक क्लास बनाया है प्रोडक्ट मॉडल स्टैंड मॉडल, और यहाँ पे सम प्रोटेक्टेड ये सब वेरिएबल्स हैं, जहाँ जैसे टेबल, यहाँ पे टेबल का नेम हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी की में हमने आईडी नाम के कॉलम को प्राइमरी की बनाया है, तो यहाँ पे आ जाएगी। और रिटर्न टाइप ये ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, ना कि एरे में। अगर हम लोग यहाँ पे एरे लिख दें तो ये एरे में जो हमारा रिट्रीव होकर वैल्यू आएगा टेबल से उसको रिटर्न करेगा। और यूज सॉफ्ट डिलीट, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि कोऑर्डिनेटर जो है सॉफ्ट डिलीट को भी सपोर्ट करता है, तो इसको मैंने ट्रू किया तो सॉफ्ट डिलीट को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फील्ड अलाउड करते हैं कि हमको कौन कौन फील्ड को एक्सेस करना है, टेबल के कौन कौन फील्ड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फील्ड को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे यूज टाइम स्टैम्प है, मीन्स ये है कि इसको आप ऑटो फील्ड करना चाहते हैं कि जैसे इन फील्ड में वैल्यू हमारा स्टोर होगा, जैसे ऑटोमेटिक इसमें ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा टाइम होता है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, डेट एंड टाइम। तो वो भी मैंने ट्रू कर दिया है। और मैंने उस फील्ड का नाम दे दिया है कि क्रिएटेड फील्ड की वैल्यू जो होती है, तो एक क्रिएटेड एट कॉलम में स्टोर हो, ऐसे अपडेटेड का अपडेटेड, डिलीटेड का डिलीटेड में। और ये है हमारा वैलिडेशन रूल के लिए, यहाँ पे हम अपने वैलिडेशन रूल को डिफाइन करते हैं। और यहाँ वैलिडेशन मैसेज को, वैलिडेशन को मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। तो ये हो गया हमारा मॉडल। ये सिंपल सा मुझे ये मॉडल यहाँ से मिला है। सिंपल सा हम लोग अगर हमको मॉडल का ये स्ट्रक्चर चाहिए कि कैसे होता है, तो हम लोग सिंपल से जाएंगे यहाँ पे एक हमारे डेमो के लिए दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन एक मॉडल, मैंने इसी का सिंपल से यूज किया है। और यहाँ पे मैंने अपने टेबल नेम को चेंज कर दिया आईडी को, और ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है तो मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ईजी होता है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद अलाउड फील्ड में नेम, ईमेल, और जितने भी मेरे टेबल में फील्ड होंगे उसको मैंने अलाउ कर दिया है। एंड उसके बाद चलिए मैं आप लोग को अपने कंट्रोलर में ले जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि हमारे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर में अपने प्रोडक्ट.php फाइल को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए नेम स्पेस है, और यहाँ पे मैंने ऐप मॉडल डॉट प्रोडक्ट मॉडल, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है। मीन्स कहने का मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है, ये हमारा इस ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स, ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स फोल्डर है, और उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट मॉडल नाम का फाइल है, तो मैंने इसको यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने एक
पब्लिक फंक्शन से नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। और इस मॉडल एक हमारा देखिए प्रोडक्ट मॉडल हमारा एक क्लास ही है, नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल, तो इसको मैंने यूज किया। तो क्लास को आप यूज करना जानते ही हैं उस कॉन्सेप्ट में कि कैसे हम यूज करते हैं सिंपल सा न्यू कीवर्ड से। तो मैंने यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज करके अपने प्रोडक्ट मॉडल नाम के मॉडल को यूज कर लिया है। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसके बाद दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट प्रोडक्ट नेम। तो इससे ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम है ये यहाँ से वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं, और जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट पोस्ट मेथड से आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे गेट पोस्ट का यूज किया हूँ। अगर हमारा गेट मेथड से आता तो मैं यहाँ पे गेट और गेट यूज करता हूँ, और तो हमारा वैल्यू पोस्ट मेथड से आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे गेट पोस्ट का यूज किया है। तो क्या है ना, इसको यूज हम करते हैं दिस रिक्वेस्ट। ये सिंपल से यही चीज़ें हैं। अगर हमको नॉर्मल कोड PHP में यूज करना होता तो सिंपल सा हम ऐसे ही करते हैं। सिंपल सा इतना ही करते हैं, बस चीज़ें यही है और कुछ नहीं है। इस रिक्वेस्ट गेट फोर्स बस इसका मीन्स मतलब यही है, लेकिन ये MVC पैटर्न को then फॉलो करता है, इसलिए इसमें ऑलरेडी गेट फोर्स फंक्शन ये सब डिफाइन है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे ना कि इसका। एक बेनिफिट और भी है, अगर हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई आपने कोई मान ले रहे हैं कोई एक एक्स्ट्रा एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया डमी नेम का, जो इस नेम का फील्ड आपके फॉर्म में इस नेम का फील्ड आपकी इस फॉर्म में है ही नहीं। तो अगर उस केस में अगर हम लोग कोड पे एक ही वाला रूल यूज करते हैं $_पोस्ट फिर उसमें उसका नाम, तो वहाँ पे क्या होता है एक हमको एक वो एरर आता है, वार्निंग मैसेज शो करने लगता है। तो लेकिन इस केस में हमारा नहीं वार्निंग मैसेज नहीं शो करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नल वैल्यू सेट हो जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट नेम, ये हमारा प्रोडक्ट नेम यहाँ से हमारा आ रहा है, दे रखा प्रोडक्ट नेम के लिए नेम में प्रोडक्ट नेम। तो सिंपल से हमारा प्रोडक्ट नेम यही है, और उसके प्रोडक्ट कोड के लिए प्रोडक्ट कोड, और प्राइस के लिए प्राइस, एंड कैटेगरी के लिए कैटेगरी, और डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन, एंड स्टेटस के लिए स्टेटस। और उसके बाद मैंने इनको एक एरे में स्टोर करवा लिया है, एक एसोसिएटिव एरे में। तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो प्रोडक्ट नेम है ये हमारे फील्ड का नेम है, ये हमारे फील्ड का नेम है प्रोडक्ट नेम, जो हमारा टेबल में फील्ड है। ये प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, इतने। तो मैं देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में की क्रॉसपॉन्डिंग मैंने प्रोडक्ट नेम वेरिएबल दे दिया है, सेट कर दिया है। प्रोडक्ट कोड के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट कोड कर दिया, प्राइस के क्रॉसपॉन्डिंग प्राइस कर दिया, कैटेगरी के क्रॉसपॉन्डिंग कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, एंड स्टेटस में स्टेटस कर दिया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में इस मॉडल, तो सिंपल से मैंने इस मॉडल मतलब एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट को आप लोग जानते हैं कैसे यूज किया जाता है, इसके तो इसके द्वारा हमको ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इंसर्ट एरो के द्वारा एरो के द्वारा हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग इससे जो हमारा इंसर्ट नाम का जो हमारा फंक्शन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमें तो इस जो हमारा क्लास है इसको हम लोग कॉल करा रहे हैं। तो सिंपल सा मॉडल, ये मॉडल लेंगे एंड एरो की एंड इंसर्ट, और उसके बाद इस इंसर्ट फंक्शन में हम लोग डेटा को पास करते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट जो फंक्शन होता है ये हमको CI4 प्रोवाइड करता है। सिंपल सा एक इंसर्ट फंक्शन का यूज करने से हमारे वैल्यू सारे हमारे टेबल में इंसर्ट हो जाते हैं। अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट होगा तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, ट्रू में 1 रिटर्न करेगा। जब 1 रिटर्न करेगा तो यहाँ से हम लोग एक मैसेज सेंड करेंगे डिव क्लास। एक मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का अलर्ट, जो अलर्ट हमारा मैसेज होता है उसको मैंने सिंपल से यूज कर लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ अपना टेस्ट दे दिया है, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और देखिए ये चीज़ एक समझने वाली यहाँ पे दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा। तो मैंने यहाँ पे
सेशन फ्लैश डेटा को यूज किया है, क्योंकि सेशन फ्लैश डेटा का हमारा यूज हमारे मैसेज को शो करवाने के लिए ही होता है। तो सिंपल सा इस सेशन की तरह ही वर्क करता है एक सेशन। तो सिंपल सा मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर इस मैसेज नाम के वेरिएबल को स्टोर कर लिया है, और इसको हम इस मैसेज आइटम नाम के फंक्शन, इस मैसेज आइटम नेम से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगर ए बाय द वे कुछ यहाँ पे एरर आ जा रहा है और यहाँ पे ये इंसर्ट नहीं हो रहा, तो हमारा ए एल्स वाला पार्ट चलेगा और यहाँ पे हमारा ए मैसेज हमारा सेंड होगा। और इसके बाद अब ए जो हमारा हर दोनों ही केस में हमारा जो है ए रिटर्न करेगा, रिटर्न टू ए हमारा जो प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट हमारे फोल्डर का जो हमारा नेम है, हमारा रूट डायरेक्टरी मेन प्रोजेक्ट का नेम, और स्लैश क्रिएट मीन्स हमारा ए फॉर्म, जो हमारा क्रिएट फॉर्म निकलेगा। तो सिंपल सा जब ए दोनों ही केस में, इफ और एल्स के केस में, ए ऑटोमेटिक रिटर्न ए रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे, हमारा इस मेथड पे हमारा रिडायरेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ए इस क्रिएट मेथड पे जाएगा, जो हम लोग ने राउट्स के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, यहाँ पे क्रिएट, इसको कॉल करेगा। तो ए प्रोडक्ट क्रिएट, ए प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट नाम का जो हमारा कंट्रोलर है, उसके अंदर जो हमारा क्रिएट नाम का मेथड है उसको ऑटोमेटिक कॉल करेगा। तो उसको ऑटोमेटिक कॉल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमको एक चीज़ पास करवाना पड़ेगा, मैसेज। एक यहाँ पे हमको सेशन डिफाइन करना पड़ेगा, इसी सेशन को मतलब सेशन के वैल्यू को यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के यहाँ पे वेरिएबल को पास करना होगा। बस इतना है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसको, इसको करते हैं कैसे। मैंने इस क्रिएट मेथड के अंदर राइट कर लिया है, मीन्स यहाँ पे मैंने गेट कर लिया है, गेट प्लस डेटा, और कौन से प्लस डेटा को, इस मैसेज आइटम नेम के। तो ये हमारा है मैसेज आइटम नेम का, यहाँ पे मैंने सेट किया और यहाँ पे मैंने गेट कर लिया है, और सिंपल सा, और इसको हम लोग यहाँ पे पास करवा देंगे इस मैसेज वेरिएबल को। तो यहाँ पे कॉमा MESS मैसेज, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया, और इसके बाद में हम लोग एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो एक्शन में हमारा पाथ क्या है। तो एक्शन में हमारा सिंपल सा स्लैश सेव पाथ है, हम लोग अपने राउट से चेक करते हैं, यहाँ पे स्लैश राउट सेव पाथ है, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग एक सिंपल सा एक वैल्यू को इंसर्ट करके टेबल में मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सिंपल सा एक डमी प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, एक सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग M01, ठीक है। कोड इसका M01 एंड प्राइस का 1000 देंगे, कैटेगरी इसकी मोबाइल ही रहेगी। सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे सक्सेस प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा मैसेज आ गया है। और मैं आपको अपने टेबल में ले जाके दिखा देता हूँ यहाँ पे वैल्यू हमारा इंसर्ट भी हुआ है या नहीं। तो हम लोग इसको ब्राउज पे क्लिक करते हैं, और देखिए यहाँ पे एक ID जनरेट हुआ 18 नाम का सैमसंग M01, और उसका प्रोडक्ट कोड, प्राइस और कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश्ड और क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड एंड डिलीटेड ऐड में ऑटोमेटिक एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। क्रिएटेड में आज का टाइम दे दिया है, और उसके बाद अपडेटेड ऐड में और डिलीटेड ऐड में सारे इंसर्ट हो गए हैं, ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट रूप में इंसर्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक, तो इससे पहले वीडियो में मैंने हम लोग ये नहीं देखा था कि हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारा फॉर्म है उसके वैल्यू को हम लोग अपने टेबल में कैसे स्टोर करवाएंगे। तो अब यहीं पे हम लोग अपने इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और ये चीज़ और बताता हूँ, और जैसे ही आप इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे ये मैसेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो यही होता है हमारे सेशन जो सेट प्लस डेटा का यूज़, ये होता है हमारा मोस्ट बेनिफिट। तो चलिए हम लोग वीडियो को अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो, अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का CI4 में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा।
थैंक यू।